जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब आईसीटी, इसको हम शॉर्ट वे में कंप्यूटर की यूनिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सारा सब कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। और यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो इस यूनिट से प्यारे साथियों 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते। क्वेश्चन यहाँ से फैक्चुअल टाइप के आते हैं, ना तो अंडरस्टैंडिंग टाइप के आते, ना घुमा फिरा कर आते। डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। यदि आपको याद है तो आप इसको ठीक करोगे, यदि आपको याद नहीं है तो आप इसको गलत करोगे। बिल्कुल दो डायरेक्टली सीन होते हैं, समझने का यहाँ पर आपको कोई मौका नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि चलो टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड की तरह आप समझ के कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। याद है तो ठीक करोगे, नहीं याद है तो गलत करोगे। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये एंड शब्द को स्पेशली तरीके से याद करना है। ठीक है। यहाँ पर हम केवल उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे जो हमारे याद करने का है, जो हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आईसीटी को समझने के लिए इससे पहले हमें आईटी को समझना बहुत ज़रूरी है। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आईटी क्या है प्यारे साथियों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी, सूचनाओं को प्राप्त करने, सूचनाओं को संग्रहण करने, सूचनाओं का आदान प्रदान करने तथा इन कार्यों में कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के प्रयोग से संबंधित है। देखो, आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो सूचनाओं से रिलेटेड है। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचनाओं को प्राप्त करना, सूचनाओं को स्टोर करना, सूचनाओं को भेजना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचनाओं का आदान प्रदान करने में कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, इन सभी से रिलेटेड जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है प्यारे साथियों? आईटी में अध्ययन किया जाता है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आईटी में हम मेनली किसका अध्ययन करते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, सूचनाओं को स्टोर करने में, सूचना प्रौद्योगिकी में। ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रयोग से संबंधित। ठीक है भाई, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हो, सूचनाओं को भेज रहे हो, सूचना प्राप्त कर रहे हो, सूचना प्रौद्योगिकी है, सूचना का आप स्टोर कर रहे हो। तो इन सभी कार्यों से संबंधित कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग है उसको हम क्या कहते हैं? आईटी कहते हैं। या सूचना का आदान प्रदान करने में, सूचना को स्टोर करने में, सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो इनका जो प्रयोग है उसको हम क्या कहते हैं? आईटी कहते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, सूचनाओं का स्टोर हो रहा है। सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं को स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर का जिस तरीके से उपयोग करते हैं, ये सारा सब कुछ इसमें आता है, आईटी में आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हुआ प्यारे साथियों? कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाओं को स्टोर करना, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो कंप्यूटर का प्रयोग होता है, ये सारा सब कुछ किससे संबंधित है? आईटी से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली को कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली को कहा जाता है। भाई, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में जो आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हो ना, इसे ही हम क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी कह रहे हैं। या कंप्यूटर के आधार पर जो आप सूचनाओं का आदान प्रदान करते हो, कंप्यूटर में जो सूचनाओं का स्टोर करते हो, ये सारा सब कुछ क्या है प्यारे साथियों? सूचना प्रौद्योगिकी है, आईटी है। अब यहां से एक क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आईसीटी में आईटी के साथ साथ दूरभाष संचार, प्रसारण, मीडिया एवं सभी प्रकार के ऑडियो और वीडियो प्रकरण या संप्रेषण शामिल होते हैं। ठीक है। आईसीटी में आईटी के साथ साथ, अब यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी कि आईसीटी में आईटी के साथ साथ, तो यहां बताओ प्यारे साथियों, आईटी बड़ा है या आईसीटी बड़ा है? आईसीटी बड़ा है या आईटी बड़ा है? तो प्यारे साथियों, जो आईटी होता है ना, वो भी किस में इंक्लूड होता है? आईसीटी में इंक्लूड होता है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंक्लूड है। ठीक है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंक्लूड है। सबसे पता चल रहा है आईसीटी और आईटी, आई भी इंक्लूड है, टी भी इंक्लूड है। आईसीटी में सी जो कम्युनिकेशन है वो अभी एक्स्ट्रा में है। तो आप इतना ध्यान रखना कि आईसीटी में हम आईटी के साथ साथ दूरभाष संचार, प्रसारण,
मीडिया, सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो प्रक्रमण और प्रेषण, इन सभी को शामिल किया जाता है। अब आईटी क्या है भाई? सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, कंप्यूटर से जो हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ये सब काम किसके अंडर होता है? आईटी के अंडर होता है। भाई कंप्यूटर के माध्यम से हम जो सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये सारा गेम किसका है? आईटी का है। आईसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से संबंधित है, जिसके जरिए सूचनाओं को बनाने, संग्रहित करने, भेजने, आदान प्रदान करने का काम किया जाता है। यह संदेश को अधिक सुविधाजनक उपयोग में आसान तथा समझने में आसान बनाता है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे साथियों कि आईसीटी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित है। आईसीटी किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित है। इसके जरिए हम सूचनाओं को बनाने, सूचनाओं को क्रिएट करने, सूचनाओं का स्टोर करने, सूचनाओं को भेजने, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। तो आईसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से संबंधित है। आईसीटी के माध्यम से हम सूचनाओं को क्रिएट करते हैं, सूचनाओं का स्टोर करते हैं, सूचनाओं का सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह संदेश को अधिक सुविधाजनक, उपयोगी बनाने में बहुत ही ज्यादा सहायक होती है। आईटी और आईसीटी में अंतर। आईटी एक संपूर्ण उद्योग को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर और अन्य उपकरणों का उपयोग सूचना का प्रबंधन करने के लिए करता है, जबकि आईसीटी को मीडिया प्रसारण प्रौद्योगिकी, ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन और टेलीफोन के साथ आईटी के एकीकरण के रूप में देखा जाता है। अब आपको ये दोनों चीजें याद करनी है भाई, क्योंकि यहाँ से कथन कारण टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आईटी एक संपूर्ण उद्योग का संदर्भित करता है। आईटी हमें किसके बारे में बता रहा है? एक उद्योग के बारे में बता रहा है, जबकि आईसीटी मीडिया प्रसारण प्रौद्योगिकी के बारे में बता रहा है। भाई आईटी हमें एक संपूर्ण उद्योग के बारे में बता रहे हैं, संपूर्ण उद्योग को संदर्भित कर रहा है जो कंप्यूटर, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर व अन्य उपकरणों का उपयोग सूचना का प्रबंधन करने के लिए करता है। ठीक है भाई, आईटी हमें एक इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है जो सूचनाओं का प्रबंधन करने के लिए कंप्यूटर का, नेटवर्किंग का, सॉफ्टवेयर का व अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो आईटी है वो हमें एक उद्योग के बारे में बता रहा है। आईटी का उपयोग हम सूचनाओं का प्रबंधन करने के लिए करते हैं। भाई सूचनाओं का प्रबंधन करने के लिए, सूचनाओं को मैनेज करने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, सूचनाओं का स्टोर करने के लिए जो आप कंप्यूटर का, नेटवर्क का, सॉफ्टवेयर का या अन्य डिवाइस का जो उपयोग करते हैं, ये किससे संबंधित है? आईटी से संबंधित है। आईसीटी प्यारे साथियों, आईसीटी में देखो आईटी भी इंक्लूड है, मीडिया प्रसारण प्रौद्योगिकी भी इंक्लूड है, ऑडियो वीडियो भी इंक्लूड है, ट्रांसमिशन भी इंक्लूड है और टेलीफोन भी इंक्लूड है। आईटी को आईसीटी का उपसमुच्चय कहा जाता है। उपसमुच्चय का मतलब है उपभाग कहा जाता है। भाई जो आईटी है ना, वो आईसीटी का क्या है? एक उपसमुच्चय है। आईटी आईसीटी का एक उपभाग है, अर्थात आईटी पूर्णतः आईसीटी का एक भाग है। ठीक है भाई, आईटी को आईसीटी का उपसमुच्चय भी कहा जाता है, आईटी को आईसीटी का उपभाग भी कहा जाता है। आईटी है जो पूर्णतः आईसीटी में इंक्लूड है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब दूर संचार को भी आईसीटी का एक प्रमुख घटक माना जाता है। ठीक है, संचार क्रांति के फलस्वरूप अब दूर संचार को भी आईसीटी का एक प्रमुख घटक माना जाता है। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि संचार क्रांति के फलस्वरूप अब दूर संचार को भी आईसीटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। आईसीटी के साधन। अब आईसीटी के साधन कौन कौन से हैं? जैसे कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, टीवी है, टैबलेट है, टेलीफोन है, रेडियो है। ये सभी के सभी क्या है मेरे प्यारे साथियों? आईसीटी के साधन है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साधन क्या क्या है? कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, डिजिटल टीवी है, टैबलेट है, टेलीफोन है और रेडियो है। आईसीटी का महत्व। अब देखो आईसीटी का महत्व क्या क्या है, आईसीटी का महत्व क्या क्या है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, फिर ना तो आपको उसको याद करना पड़ेगा ना कुछ और। दैनिक जीवन को सुलभ बनाना। दैनिक जीवन को सुलभ बनाने का मतलब है आपका जो दैनिक जीवन है उसको बहुत ही इजी बनाना।
आईसीटी के प्रयोग के द्वारा हम अपने दैनिक जीवन को आसान बना सकते हैं, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेंजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनका उपयोग करके। ठीक है भाई, ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेंजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सभी का प्रयोग करके हम अपने दैनिक जीवन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। और इन सब का उपयोग हम किसकी वजह से करते हैं? केवल और केवल आईसीटी के वजह से करते हैं। तो आईसीटी के उपयोग के द्वारा प्यारे साथियों हम अपने दैनिक जीवन को बहुत ही आसान बना सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेंजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके। शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अधिक महत्व है। भाई, शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का बहुत ही ज़्यादा तरीके से उपयोग करते हैं। शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आईसीटी का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुबोध एवं सुगम बनाने में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करते हैं। भाई, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसको बहुत ही सरल बनाने के लिए, सुबोध बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं। आईसीटी ने दूरस्थ शिक्षा को संभव बनाया है। दूरस्थ शिक्षा का मतलब है डिस्टेंस एजुकेशन। आज भाई हम जो डिस्टेंस एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, आज भाई लोगों आप जो मेरे से पढ़ रहे हो, ये सारा सब कुछ किसकी देन है? आईसीटी की देन है। आईसीटी था तो आज हम दूर दूर बैठ के भी पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम दूर बैठ के नहीं पढ़ते, हम एक क्लासरूम में ही पढ़ पाते। आईसीटी के द्वारा छात्रों के अधिगम को स्थायी बनाया जा सकता है। छात्रों के अधिगम को मतलब है आईसीटी का उपयोग करके जो हम समझाते हैं या जो छात्र समझते हैं उसको हम बिल्कुल परमानेंट बना सकते हैं। अब इसको परमानेंट कैसे बनाया जा सकता है? देखो, एक तो मैं केवल आपको बोलकर बताऊं, ठीक है, दूसरा मैं आपको लिखकर बताऊं और तीसरा मैं आपको चला कर दिखाऊं। तो बताओ तीनों में से सबसे अच्छे से कौन सा समझ में आएगा? जहां पर मैं आपको चला कर दिखाऊंगा। ठीक है भाई, ये माइक है, मैंने हटा लिया, ये माइक है। एक तो मैं आपको बताऊं कि एक ब्लैक कलर का वायर आता है, उसको माइक कहते हैं। माइक का जो एक भाग है उसको कॉलर पर लगा लो, एक को फोन में लगा लो और उसको ऑन करके आप माइक्रोफोन के रूप में यूज कर सकते हैं, जिससे बहुत ही क्लियर आवाज आएगी। दूसरा मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि भाई ये क्या है, एक माइक्रोफोन है, ठीक है। और तीसरा मैं इसका उपयोग करके बताऊं। उपयोग करके का मतलब है इसको मैं मोबाइल फोन में लगा के दिखाऊं, इसको मैं अपने यहां पर लगाऊं, ठीक है, फिर इसको मैं ऑन करूं, फिर इसको मैं चला के दिखाऊं, तो यहां पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब प्यारे साथियों, मैं इसका एक वीडियो बना सकता हूं इसको यूज करने का। इसको यूज करने का मैंने एक 15 सेकंड का वीडियो बनाया और आईसीटी के माध्यम से मैंने आपको वो दिखा दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन जो बीटेक वाले होते हैं, जो मेडिकल वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए आईसीटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए जो आईसीटी है ना, वो एक तरीके से रामबाण है। भाई, आईसीटी के द्वारा अधिगम को बिल्कुल स्थायी बनाया जा सकता है। आईसीटी छात्रों का ध्यान केंद्रित करने का एक उत्तम साधन है। आईसीटी आधुनिक संचार नेटवर्क को उद्यम, विज्ञापन, विकास में सुधार के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, आईसीटी है ना, आईसीटी प्यारे साथियों आधुनिक संचार नेटवर्क को उद्यम, विज्ञापन और विकास में सुधार के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाता है। आईसीटी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, क्योंकि आईसीटी के इस्तेमाल से लोगों तक स्वास्थ्य से संबंधित सही जानकारी पहुंच पाती है। भाई, आईसीटी के माध्यम से हम घर बैठे बैठे सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग आजकल न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिए, क्यों? क्योंकि वो मोबाइल फोन में ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन खबर पढ़ लेते हैं। तो आईसीटी जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहा है, क्योंकि आईसीटी के इस्तेमाल से लोगों तक स्वास्थ्य से संबंधित सही जानकारी पहुंच पा रही है। अब ये भी बात बिल्कुल ठीक है भाई, पहले हमें हमारे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन आजकल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे एप्लीकेशन चलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। आप यूट्यूब पर देख सकते हो हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रखें, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आप गूगल वेबसाइट पर सर्च कर सकते हो।
ठीक है, आप वीडियोस देख सकते हो, आप वेबसाइट पर पढ़ सकते हो, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल जो वेब एप्लीकेशन है उनका यूज कर सकते हो। तो आज ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है प्यारे साथियों? आईसीटी की वजह से हो रहा है। आईसीटी के माध्यम से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। आईसीटी के बदौलत ही भारत अपने जीईआर में निरंतर वृद्धि कर पा रहा है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जीईआर का फुल फॉर्म होता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ये किससे संबंधित होता है? ये प्यारे साथियों हायर एजुकेशन से संबंधित होता है। हायर एजुकेशन से संबंधित कि हर साल कितने प्रतिशत कैंडिडेट हैं जो हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हैं। हर साल कितने कैंडिडेट हैं जो हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हैं, इसका ये ईयर वाइज डाटा दिखाता है। भाई पिछली बार जैसे 27.1% ने लिया, फिर 28.2% ने लिया, फिर 29.4% ने लिया, इससे पहले 26.4% था। तो इस तरीके से ये इसको दिखा रहा है। तो आईसीटी की वजह से लोग आजकल कोटा ओपन से पढ़ रहे हैं, एडमिशन कहीं पर भी ले लेते हैं, फिर अपने मोबाइल फ़ोन से पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आईसीटी की बदौलत जो हायर एजुकेशन में एडमिशन का जो रेशियो है, जिसको हम जीईआर बोल सकते हैं, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आईसीटी की वजह से पूरे भारत में एक समान गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही है। भाई अब जैसे मेरी क्लास है, पूरी दुनिया में कोई भी कहीं पर भी बैठा हो, पूरे भारत में कोई भी कैंडिडेट कहीं पर भी बैठा हो, मेरी क्लास को बिल्कुल आसानी से देख सकता है। तो आईसीटी की वजह से आज पूरे भारत में एक समान गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही है। वरना पहले क्या सीन होता था, जैसे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा केवल जयपुर में दी जाती थी, ऑफलाइन सेंटरों में, जब ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी। लेकिन आज ऑनलाइन एजुकेशन आ गई, जिसकी वजह से जो जयपुर की बेस्ट फैकल्टी है वो पूरे भारत में पढ़ा रही है, कोटा की जो बेस्ट फैकल्टी है पूरे भारत में पढ़ा रही है, दिल्ली की जो बेस्ट फैकल्टी है पूरे भारत में पढ़ा रही है। किसकी वजह से? आईसीटी की वजह से। आईसीटी की वजह से आप अपनी इच्छापूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं, और वो भी अपने पसंदीदा अध्यापक से। ई लर्निंग, ई हेल्थ, ई लर्निंग, ई हेल्थ, ई कॉमर्स, ई गवर्नमेंट, वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक, नॉलेज इकोनॉमी आदि सब आईसीटी की ही देन है। ठीक है, ई लर्निंग है, ई हेल्थ है, ई कॉमर्स है, ई गवर्नमेंट है, वर्क फ्रॉम होम है, लर्न फ्रॉम होम है, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी है, नॉलेज इकोनॉमी है, ये सारा सब कुछ आईसीटी की वजह से ही है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। ठीक है भाई, आज आईसीटी के माध्यम से जो हायर एजुकेशन में लोगों का एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है, लोगों का जो नामांकन अनुपात बढ़ रहा है, आईसीटी की वजह से आज जो हायर एजुकेशन में एडमिशन का रेशियो बढ़ता जा रहा है, आईसीटी की वजह से आज जो हायर एजुकेशन में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, आईसीटी की वजह से आज जो हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले स्टूडेंटों को बहुत अच्छी क्वालिटी वाली टीचर मिल पा रहे हैं। तो इन सभी के ऊपर जोर देने का काम कौन कर रहा है प्यारे साथियों? नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन कर रहा है। ठीक है, ये सारा सब कुछ कौन संभाल रहा है? नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन संभाल रहा है। भाई जो नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन वो काम क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है हायर एजुकेशन में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने का। जैसे जैसे हायर एजुकेशन में आईसीटी का उपयोग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोगों का हायर एजुकेशन की ओर रुझान बढ़ता जाएगा, वैसे हायर एजुकेशन के स्टूडेंटों को बहुत अच्छी क्वालिटी वाले टीचर मिल पाएंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन में जो नामांकन का अनुपात है वो बढ़ता जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी ने संपूर्ण विश्व को एक ग्लोबल विलेज बना दिया भाई साहब। ग्लोबल विलेज का मतलब है आज पूरी दुनिया एक गांव जैसा लग रही है। भाई आप दिल्ली के टीचर से पढ़ना चाहते हो, गूगल पर सर्च करो। आप केरल के टीचर से पढ़ना चाहते हो, गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो। आप जम्मू कश्मीर के टीचर से पढ़ना चाहते हो, आप यूट्यूब पर सर्च करो। मतलब एक कुर्सी पर बैठे बैठे आप पूरे भारत के हर एक टीचर से पढ़ सकते हो। आप चाहो तो विदेशों के टीचर से भी पढ़ सकते हो, केवल एक कुर्सी पर बैठे बैठे। तो आप एक कुर्सी पर बैठे बैठे तुरंत चाहो जिस टीचर से पढ़ सकते हो, चाहो जैसा कंटेंट पढ़ सकते हो। जिसकी वजह से क्या हो गया प्यारे साथियों, आज एक ये जो पूरी दुनिया ना वो एक गांव की तरह दिखाई दे रही है, जिसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबल विलेज। तो ये जो ग्लोबल विलेज है वो किसकी देन है? आईसीटी की देन है, सूचना प्रौद्योगिकी की देन है।
अब हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटकों के बारे में। तो मैं आपको प्यारे साथियों 5 से 7 मिनट का टाइम देता हूँ। 5 से 7 मिनट का नहीं, ओनली 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 3 मिनट का समय आपके पास, आप एक बार बिल्कुल फुल स्पीड से इसका रिवीजन कर लो, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ लेना। यहाँ तक हमने जो पढ़ा है ना, इसमें ना तो कुछ याद करने का ना कुछ समझने का था, केवल एक बार पढ़ के छोड़ देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का भी बहुत कम चांस रहते हैं आजकल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का भी कम चांस है, यहाँ पर बहुत कुछ समझने का भी नहीं है, बहुत कुछ रटने का भी नहीं है। इसलिए प्यारे साथियों एक बार 2-3 मिनट में आप रिवीजन कर लो इसका, और फिर इसको आप ऐसे कैसे छोड़ देना। तो मैं आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूँ प्यारे साथियों। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटकों के बारे में। ठीक है भाई, सूचना प्रौद्योगिकी कौन कौन से घटक हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी के बारे में। मतलब ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पर हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। अब कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से हैं, जैसे मैं अपनी बॉडी की बात करूँ, आपका जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें हैं। हार्डवेयर क्या है, जैसे ये मेरा हाथ है, ये क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, मेरे गाल हार्डवेयर है, नाक हार्डवेयर है, कान हार्डवेयर है। मतलब जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी क्या है, हार्डवेयर है। अब कंप्यूटर के ऐसे कौन कौन से अंग हैं जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप उठा सकते हो। जैसे इनपुट आउटपुट के सिस्टम है। अब इनपुट आउटपुट का सिस्टम हो गया, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है प्यारे साथियों, कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। उसके बाद की जाए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात, तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे अपना अपना सॉफ्टवेयर क्या है, अपना सॉफ्टवेयर क्या है, दिमाग है, जो काम कर रहा है प्रॉपर वे में, पूरे हमारे शरीर को चला रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। क्या आपने अपने कभी दिमाग को देखा है? दिमाग नहीं देख सकते हम, ना तो दिखा सकते, ना देख सकते, ना दिमाग को हम टच कर सकते। लेकिन ये जो दिमाग है वो हमारे पूरे पूरे शरीर को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से चला रहा है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर को के जितने भी अंग हैं, कंप्यूटर के जितने भी अंग हैं, जिसमें सभी हार्डवेयर भी इंक्लूड है, उन सभी को सही ढंग से चलाने का काम करते हैं। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो क्या करते हैं प्यारे साथियों, पूरे कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं, पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं, पूरे कंप्यूटर को मैनेज करते हैं। फिर वो चाहे कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स हो और चाहे कंप्यूटर के वो एक्सटर्नल पार्ट्स हो। ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर के हार्डवेयर हो। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, इसमें कंप्यूटर के से संबंधित सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सर्वर हो गया, सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, एमएस वर्ड हो गया। ये सभी क्या है प्यारे साथियों, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर उनको कहेंगे जिनको हम देख सकते हैं। भाई कंप्यूटर के वो अंग जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम उठा सकते हैं। सॉफ्टवेयर उनको कहेंगे कंप्यूटर के वो अंग जिनको हम ना तो देख सकते, ना उठा सकते, ना टच कर सकते, लेकिन जिनकी वजह से पूरा पूरा कंप्यूटर एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। हमारे शरीर की बात की जाए तो हमारे शरीर के वो पार्ट्स
जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो क्या है, हमारे शरीर के हार्डवेयर है। जैसे ये हाथ हमारा शरीर का हार्डवेयर है, इसकी जो अंगुलियां हैं ये हार्डवेयर है, नाक हार्डवेयर है। हमारे शरीर का सॉफ्टवेयर क्या है, दिमाग है, जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन प्रॉपर वे में काम कर रहा है। जो पाचन तंत्र है वो क्या है प्यारे साथियों, खाने को डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारा शरीर का एक सॉफ्टवेयर है। खाने को डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारे शरीर का एक सॉफ्टवेयर है, जिसको ना तो हम देख सकते ना हम टच कर सकते, लेकिन वो काम कर रहा है। ठीक है। दूर संचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, इसमें दूर संचार के माध्यम तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए सामग्री जैसे वायर्ड है, राउटर है, ऑप्टिकल है, इन सभी को शामिल किया जाता है। मानव संसाधन, इसमें मानव शामिल होता है, जैसे नेटवर्क का मालिक हो गया, अन्य कर्मचारी हो गए, तो ये तो याद करने वाली चीज है नहीं। आईसीटी की खामियां क्या हैं भाई, आईसीटी की कमियां क्या क्या हैं। सबसे पहले कमी, आईसीटी का उपयोग, आईसीटी का जो सामान होता है बहुत महंगा होता है। जाहिर सी बात है भाई, आज एक कंप्यूटर खरीदोगे, लगभग एक छोटा से छोटा भी लैपटॉप खरीदोगे नॉर्मल तरीके वाला, तो लगभग 25 से 30 हज़ार का लैपटॉप आता है। तो महंगा है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 25 से 30 हज़ार रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इसका उपयोग हर कोई नहीं कर सकता। आईसीटी के बढ़ते उपयोग की वजह से साइबर क्राइम की समस्या दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब साइबर क्राइम क्या है, आपने रेगुलर सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग साइबर क्राइम का काम कर रहे हैं। कभी वो वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, कभी हमारे मोबाइल फ़ोन को हैक कर लेते हैं, कभी फेसबुक अकाउंट को हैक कर लेते हैं। ये सारा सब कुछ क्या हो रहा है, साइबर क्राइम है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बहुत सारे न्यूज़पेपर में मोस्टली होता रहता है ये कि रुपए की ठगी हो गई, ओटीपी नंबर शेयर करके, ये सारा सब कुछ खेल किसका हो रहा है, साइबर क्राइम का हो रहा है। और ये सब किसकी बदौलत हो रहा है, आईसीटी की बदौलत हो रहा है। आईसीटी ने एक हद तक बेरोजगारी को भी बढ़ा दिया भाई। पहले जहां पर 5 लोग काम करते थे, उसकी जगह पर आजकल एक आदमी काम करने लग गया। जैसे एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो आप, कैलकुलेटर का। ठीक है, पहले जो बड़ी बड़ी शॉप होती थी वहां पर एक दो आदमी केवल कैलकुलेट का काम करते थे। वो कैलकुलेटर लेके बैठते थे और पूरे दिन भर जोड़ने का काम करते रहते थे। आजकल कंप्यूटर आ गया, एक आदमी ही वो 2-3 लोगों का काम करता रहता है। और जब कैलकुलेटर भी नहीं था, उस टाइम की बात करो, उस टाइम तो भाई 3-4 लोग ऐसे होंगे जो भाई पोते लिखने का ही काम करते थे। बहुत सारी किताबें किताबें हो जाती होंगी रोम में, जिनमें वो उनका जो भी डाटा लिखा होता है। तो इस तरीके से तो आईसीटी की वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकता। अब हम बात करने वाले हैं आईसीटी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन। देखो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अब तक की पूरी कहानी की बात करें तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वाला पोर्शन यहीं से शुरू होने वाला है। अब तक का हमने जो पढ़ा है वो केवल समझने का था। यदि मैं एग्जाम ओरिएंटेड की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड भी नहीं था, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले वो एग्जाम ओरिएंटेड भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शब्द लैटिन भाषा के फॉर्मेट या फोरम शब्द से बना हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों, जो इंफॉर्मेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के फॉर्मेटिया या फोरम शब्द से बना हुआ है। फॉर्मेटिया का अर्थ होता है किसी वस्तु के वास्तविक रूप को जानना। इंफॉर्मेशन जो सूचना शब्द है वो लैटिन भाषा के फॉर्मेटिया या फोरम शब्द से बना हुआ है। दोबारा से मैं समझा रहा हूं, इंफॉर्मेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के फॉर्मेटिया या फोरम शब्द से बना हुआ है। फॉर्मेटिया का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के वास्तविक रूप को जानना। ठीक है, किसी वस्तु के वास्तविक रूप को जानना क्या कहलाता है, फॉर्मेटिया कहलाता है। किसी को कोई जरूरी बात बताना, कहना या किसी से कोई बात सुनना, समाचार सुनना आदि सब सूचना में शामिल होता है, इंफॉर्मेशन में शामिल होता है। आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो मतलब किसी को बात बता रहे हो। आप किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हो मतलब आप किसी से बात सुन रहे हो। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन सुनने के लिए मोबाइल फोन का भी यूज कर लेते हैं, टेलीविजन का भी यूज कर लेते हैं। और मोस्टली हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने का हमारा सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, इंफॉर्मेशन जानना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, आदान प्रदान होता है। नहीं करते यार, तेरा कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है, तो जिस कैंडिडेट का कम्युनिकेशन स्किल कमजोर होता है उसका मतलब क्या होता है कि उसको बात करने का तरीका बहुत अच्छा नहीं है। यदि किसी कैंडिडेट का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो हम क्या समझते हैं कि उसका जो बात करने का तरीका वो बहुत गजब का है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचना या जानकारी का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करना, या सूचना या जानकारी का आदान प्रदान करना ही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन को मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, बाकी मैं एक प्लेलिस्ट शेयर कर चुका हूं, वहां से भी आप कम्युनिकेशन को पढ़ सकते हो। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है प्यारे साथियों? प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम किसी भी काम को बहुत आसान या सुविधाजनक कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब है विज्ञान का एक तरह से उपयोग करना। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है प्यारे साथियों? साइंस का उपयोग करना। भाई हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो इन सब में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे फिलहाल में आप मेरी क्लास देख रहे हो, तो यहाँ पर भी आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो कि आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, यहाँ पर मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो, ठीक है, इन दो टेक्नोलॉजियों का यूज कर रहे हो। मैं यहाँ पर किसी एक ऐसे एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ जो मेरे को ये पेन प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को क्या बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हैं। एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल, इनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्यारे साथियों, ठीक है। पिछले 2 साल में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन उससे पहले की बात की जाए तो हर बार मोस्टली एनालॉग और डिजिटल सिग्नल से क्वेश्चन बनता था। 2 साल से नहीं बन रहा, इसलिए अब की बार चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको रटना नहीं है, सब कुछ समझना है। एनालॉग सिग्नल एक निरंतर तरंग है, सतत तरंग है, इसको सतत भी बोल देते हैं, ठीक है। निरंतर थोड़ा सा इजी शब्द हो जाता है, सतत थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द हो जाता है। तो एनालॉग सिग्नल क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, एक सतत तरंग है या एक निरंतर तरंग है जो एक समय अवधि में बढ़ती है। एक डिजिटल सिग्नल एक असतत लहर है जो बाइनरी फॉर्म में जानकारी देती है। अब यहां पर 2 चीजें देखने को मिली आपको। पहला, जो एनालॉग सिग्नल है वो क्या है प्यारे साथियों, एक निरंतर तरंग है, एक सतत तरंग है। जो डिजिटल सिग्नल है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, असतत तरंग है या असतत क्या है, असतत तरंग है या फिर अनियंत्रित तरंग है। एनालॉग सिग्नल है जो एक समय अवधि में बढ़ती है, सॉरी बदलती है, बढ़ती नहीं है, बदलती है, एक समय अवधि में बदलता रहता है। जो एनालॉग सिग्नल होता है वो एक समय अवधि में बदलता रहता है, जबकि जो बाइनरी सिग्नल है ये डिजिटल सिग्नल है, ये बाइनरी फॉर्म में जानकारी देता है। तो यहां पर 2 बातें आपको सीखने को मिली। पहली, एनालॉग सिग्नल एक निरंतर तरंग है, एक सतत तरंग है। डिजिटल सिग्नल एक असतत तरंग है, एक अनियंत्रित तरंग है। एनालॉग सिग्नल है वो एक समय अवधि में बिल्कुल बदलता रहता है। इसका मैं प्यारा सा एग्जांपल दूंगा आपको आगे। जैसे टाइम है, घड़ी है, पेट्रोल पंप पर हम जो पेट्रोल भरवाते हैं, हमारी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है जो हमें बताता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चलती है, यहाँ पर एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, आपको अभी तो यही याद करना है कि एनालॉग सिग्नल एक सतत या निरंतर प्रक्रिया है, सतत या निरंतर तरंग है जो एक समय अवधि में बदलती रहती है। डिजिटल सिग्नल एक असतत या फिर एक अनियंत्रित तरंग है जो बाइनरी फॉर्म में हमें जानकारी देती है। किसमें? बाइनरी फॉर्म में। अब बाइनरी फॉर्म क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं। बाइनरी नंबर केवल 2 होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है, ठीक है। बाकी डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, अब तो केवल आपको इतना याद करना है। एनालॉग सिग्नल को साइन वेव द्वारा दर्शाया जाता है, एनालॉग सिग्नल को साइन वेव के द्वारा दर्शाया जाता है। डिजिटल सिग्नल को स्क्वायर तरंगों के द्वारा दिखाया जाता है। जो एनालॉग सिग्नल है इसको साइन वेव के द्वारा दिखाया जाता है, वहीं जो डिजिटल सिग्नल है उसको स्क्वायर तरंगों के द्वारा दिखाया जाता है। एक एनालॉग सिग्नल को आयाम, अवधि या आवर्ती या चरण द्वारा वर्णित किया जाता है। जो एनालॉग सिग्नल है इसको आयाम, अवधि, आवर्ती या चरण के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, वहीं डिजिटल सिग्नल को बिट दर या बिट अंतराल द्वारा वर्णित किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ये कंफ्यूज करने वाले नहीं है, ये ध्यान रखना। भाई डिजिटल में बिट, बाइनरी इनका प्रयोग किया जाता है, एनालॉग में सतत प्रक्रिया इसलिए उसमें आयाम, अवधि, आवर्ती, चरण इनका प्रयोग किया जाता है। तो एनालॉग सिग्नल का एक्सप्लेन करने के लिए हम आयाम, अवधि,
आवर्ती या चरण का प्रयोग करते हैं, वहीं डिजिटल सिग्नल को एक्सप्लेन करने के लिए हम बिट दर या बिट अंतराल का उपयोग करते हैं। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। एनालॉग सिग्नल की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। जो एनालॉग सिग्नल है उसकी एक निश्चित सीमा नहीं होती, जबकि जो डिजिटल सिग्नल है एक परिमित सीमा होती है, एक निश्चित सीमा होती है। एनालॉग सिग्नल की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, वहीं प्यारे साथियों जो डिजिटल सिग्नल होता है उसकी एक निश्चित सीमा होती है, उसकी एक निश्चित क्या होती है, सीमा होती है, उसकी एक परिमित सीमा होती है। डिजिटल सिग्नल सामान्यतः केवल दो बेस पर ही काम करता है, जिसमें एक 0 है और दूसरा 1 है, जिसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। ये जो 0 1 है इसको प्यारे साथियों हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो जो डिजिटल सिग्नल है वो बाइनरी नंबर पर काम करता है, जबकि जो एनालॉग सिग्नल है उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। तो यहाँ ध्यान रखना, एनालॉग सिग्नल एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, कहाँ तक चले, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें डिजिटल सिग्नल के बारे में, तो प्यारे साथी जो डिजिटल सिग्नल होता है वो एक असतत तरंग है, एक अनियंत्रित तरंग है, जिसको हम बाइनरी डिजिट 0 और 1 के द्वारा सीमांकित करते हैं। जो डिजिटल सिग्नल होता है वो 0 और 1 के द्वारा सीमित होता है। एनालॉग सिग्नल एक तरंग के रूप में डेटा संचारित करता है। जो एनालॉग सिग्नल है ना, वो एक तरंग के रूप में डेटा को संचारित करता है, तथा एक डिजिटल सिग्नल बाइनरी फॉर्म यानी 0 1 में डाटा ले जाता है, डिजिटल सिग्नल के द्वारा मोर्स कोड के रूप में देखा जाता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल का जो उद्गम है वो मोर्स कोड के रूप में देखा जाता है। अब ये मोर्स कोड क्या है प्यारे साथियों, मैं आपको आगे डिटेल से समझाऊंगा मोर्स कोड के बारे में, बाइनरी कोड के बारे में, जब हम आगे डिटेल से पढ़ लेंगे। आपको केवल फिलहाल इतना याद करना है कि जो डिजिटल सिग्नल है इसका उद्गम मोर्स कोड के रूप में देखा जाता है। अब एक बार फिर से याद करते हैं हम इसको। एनालॉग सिग्नल एक तरंग के रूप में डेटा को संचार करता है। जो एनालॉग सिग्नल है वो एक तरंग के रूप में डेटा का संचार करता है कुछ इस तरीके से, तथा एक डिजिटल सिग्नल बाइनरी फॉर्म यानी 0 और 1 में डेटा का ट्रांसफर करता है। जो डिजिटल सिग्नल है वो बाइनरी फॉर्म या 0 और 1 में डेटा का संचार करता है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, जहां पर बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड शब्द दिखाई दे वहां पर आप 0 और 1 समझ सकते हो उसका मतलब, ठीक है। बाइनरी कोड में केवल दो कोड इंक्लूड होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। तो डिजिटल सिग्नल बाइनरी फॉर्म यानी 0 और 1 में डेटा को ट्रांसफर करता है। डिजिटल सिग्नल का जो उद्गम है वो मोर्स कोड के रूप में देखा जाता है। अब ये मोर्स कोड क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। एनालॉग सिग्नल के द्वारा हम भौतिक परिमाणों का मापन करते हैं। अब भौतिक परिमाण क्या हो सकते हैं प्यारे साथियों, जैसे तापमान है। टेम्परेचर मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा थर्मामीटर है वो किसका एग्जाम्पल है, एनालॉग का एग्जाम्पल है, ठीक है। वर्षा को मापने के लिए हम रेन गेज का प्रयोग करते हैं, ये क्या एक एनालॉग है। हवा की गति को मापने के लिए हम विंड वैन का प्रयोग करते हैं या एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। विंड वैन बोल दो या सॉरी एनीमोमीटर। विंड वैन के द्वारा, यदि आप ज्योग्राफी के कैंडिडेट हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, विंड वैन का प्रयोग किस में किया जाता है बताओ भाई। एनीमोमीटर के द्वारा तो हम हवा की गति का पता चलाते हैं, विंड वैन के द्वारा प्यारे साथियों हम हवा की दिशा का पता चलाते हैं कि हवा किस दिशा में बह रही है, इसके लिए हम विंड वैन का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर के द्वारा हम हवा की गति का प्रयोग करते हैं, वो एनीमोमीटर के द्वारा हम हवा की गति का पता चलाते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई यहाँ पर मीटर शब्द जुड़ा हुआ है। मीटर किसकी इकाई है, दूरी की है, चलने की है एक तरीके से। भाई 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो वो क्या बता रहे हैं, चलने को बता रहे हैं। गाड़ी की स्पीड स्पीडोमीटर। तो एनालॉग सिस्टम के द्वारा हम भौतिक परिमाणों का मापन करते हैं, जैसे तापमान का करते हैं, वर्षा का करते हैं, हवा की गति का करते हैं, गाड़ी की स्पीड का करते हैं। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी प्यारे साथियों कि जो एनालॉग सिग्नल है वो क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, क्या नियंत्रित तरंग है। सतत या निरंतर का मतलब है जो लगातार बदलते रहते हैं। एनालॉग सिग्नल है वो उन वस्तुओं का मापन करती है, उन भौतिक परिमाणों का मापन करती हैं जो बिल्कुल लगातार सतत रूप में बदलते रहते हैं। अब जैसे थर्मामीटर तापमान का मापन करता है, तापमान सदैव निश्चित नहीं रहता,
हर 1 मिनट में तापमान बदलता रहता है, हर 1 घंटे में तापमान बदलता रहता है। एनीमोमीटर, हवा की गति सदा सेम नहीं होती, वो भी बदलती रहती है। रेन गेज, वर्षा का स्तर भी सदैव सेम नहीं रहता, वो भी बदलता रहता है। पेट्रोल पंप पर लगी हुई जो पेट्रोल मशीन है, जो हमारी गाड़ी में पेट्रोल डालने का काम करती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल है। स्पीडोमीटर, जो हमारी बाइक में, कार में जो स्पीड बताने की जो सुई लगी हुई होती है, वो भी किसका है? एनालॉग सिग्नल का उदाहरण है। तो प्यारे साथियों, केवल यह ध्यान रखना, एनालॉग मीडिया के द्वारा हम उन भौतिक परिमाणों का मापन करते हैं जो बिल्कुल लगातार सतत रूप से बदलते रहते हैं, जो लगातार या निरंतर या सतत रूप में बदलते रहते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, एनालॉग सिग्नल के द्वारा हम उन वस्तुओं का मापन करते हैं। स्पेशली तरीके से ध्यान रखना, एनालॉग सिग्नल के द्वारा हम उन भौतिक परिमाणों, ये शब्द आप स्पेशली तरीके से ध्यान रखना, भौतिक परिमाणों का मापन करते हैं। एनालॉग सिग्नल के द्वारा हम उन भौतिक परिमाणों का मापन करते हैं जो लगातार, निरंतर या सतत रूप में बदलते रहते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं प्यारे साथियों, एनालॉग सिग्नल के द्वारा हम उन भौतिक परिमाणों का मापन करते हैं जो लगातार, निरंतर या सतत रूप में बदलते रहते हैं, जैसे तापमान, थर्मामीटर हो गया। एनीमोमीटर के द्वारा हम हवा की वेग हो गया। रेन गेज वर्षा से संबंधित है। पेट्रोल पंप पर लगी हुई पेट्रोल डालने वाली मशीन है। स्पीडोमीटर वाहन की गति से संबंधित है। डिजिटल मीडिया का उदाहरण है प्यारे साथियों कंप्यूटरीकृत डाटा। ठीक है, कंप्यूटरीकृत जो डाटा है वो डिजिटल सिग्नल के सबसे प्यारे एग्जाम्पल हैं। तो मैं अब एक बार फिर से स्पीड से आपका रिवीजन करवा देता हूं। देखो, एनालॉग सिग्नल एक निरंतर सतत रूप से चलने वाली तरंग है, जबकि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो अनियंत्रित व असतत रूप से चलने वाली तरंग है। एनालॉग सिग्नल एक समय अवधि में बदलता रहता है या निरंतर बदलता रहता है, वहीं जो डिजिटल सिग्नल है वो बाइनरी फॉर्म में हमें जानकारी देता है। एनालॉग सिग्नल को हम साइन वेव के द्वारा दिखाते हैं, वहीं डिजिटल सिग्नल को हम स्क्वायर तरंगों के रूप में दिखाते हैं। एनालॉग सिग्नल को आयाम, अवधि, आवर्ती एवं चरण के द्वारा वर्णित किया जाता है, वहीं डिजिटल सिग्नल को बिट दर और बिट अंतराल के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है। एनालॉग सिग्नल की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, डिजिटल सिग्नल की एक निश्चित सीमा होती है जो 0 और 1 होती है, क्योंकि जो डिजिटल सिग्नल है वो बाइनरी कोड के रूप में काम करता है और बाइनरी कोड का मान केवल 2 होता है, एक 0 और एक 1 होता है। एक एनालॉग सिग्नल एक तरंग के रूप में डेटा संचारित करता है तथा एक डिजिटल सिग्नल बाइनरी फॉर्म यानी 0 और 1 के रूप में डेटा संचारित करता है। डिजिटल सिग्नल का जो उद्गम है वो मोर्स कोड के रूप में देखा जाता है। एनालॉग सिग्नल के द्वारा हम भौतिक परिमाणों का मापन करते हैं, जैसे तापमान, वर्षा, हवा की गति, गाड़ी की स्पीड का। एनालॉग सिग्नल के एग्जाम्पल हैं जैसे थर्मोमीटर हो गया, एनीमोमीटर हो गया, रेन गेज हो गया, पेट्रोल पंप पर लगी हुई मशीन हो गई, स्पीडोमीटर हो गया। डिजिटल मीडिया के उदाहरण है कंप्यूटरीकृत डाटा। अब हम आगे बात करते हैं तुल्यकालिक सिग्नल और अतुल्यकालिक सिग्नल के बारे में। सैक्रोनस सिग्नल और असैक्रोनस सिग्नल दोनों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। दोनों को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए। और प्यारे साथियों, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर लाइव क्लास क्यों नहीं लेते, प्राइम पर क्लास क्यों नहीं लगाते। प्यारे साथियों, मैंने ज्योग्राफी वाली क्लास में भी बोल दिया था, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ मैं। अब यदि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास देख रहे हो तो समझो आप अपना बहुत कीमती समय वेस्ट कर रहे हो। अब वो कीमती समय क्यों वेस्ट कर रहे हो प्यारे साथियों? लाइव क्लास सपोज दैट 1 घंटे की, तो आपको लगातार 1 घंटे के लिए ही सुनना पड़ेगा। और यदि आप रिकॉर्डेड रूप में देख रहे हो ना, तो भाई स्पीड बढ़ाकर 1.50 की स्पीड कर लो, 1.75 की स्पीड कर लो, और उसको क्लास को बहुत 1 घंटे की क्लास को लगभग आप 35 से 40 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। जो चीज़ें आपको याद है उनको आप स्किप भी कर सकते हो, जो नहीं याद है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉल करके पूछो, मैसेज करके पूछो। व्हाट्सअप मैसेज का मैं आपको ऑलवेज अलाउ कर रखा हूँ कि कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, व्हाट्सअप पर मैसेज करके पूछो प्यारे साथियों। तो समझने का तो इश्यू है नहीं कुछ।
कि हमें कोई समझ में नहीं आया तो हम कैसे सोल्व करें। व्हाट्सअप का मैं मतलब ऑप्शन दे रहा हूँ आपको कि व्हाट्सअप पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये पहले की रिकॉर्ड क्लास दे रहे हैं। भाई आज कितनी तारीख हो गई मैं बता देता हूँ आपको, 12 मई 2023 हो गया आपको, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं कि 1 साल पुरानी क्लास में मैं 2023 का नाम ले लिया होऊंगा, ठीक है। 10 मई से फोरम स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे भी नहीं कि मैं पहले अंतर्यामी था, पिछले साल क्लास रिकॉर्ड किया तो उसमें मेरे को पता चल गया होगा टाइम का। भाई लाइव क्लास लूंगा तो भी मैं 1-1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, और मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं तो भी 1-1.5 घंटे। टाइम मेरा वही लग रहा है, 1-1.5 घंटा यहीं लग रहा है, 1-1.5 घंटा वहीं लग रहा है। लेकिन यदि आप लाइव देख रहे हो तो आप अपना कीमती समय वेस्ट कर रहे हो, और यदि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप अपना बहुत कीमती समय बचा रहे हो। स्पीड करके देखो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक सिग्नल के बारे में। तुल्यकालिक, इसमें घटना एक निश्चित समय में घटित होती है। घटना घटित होने के समय प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों का एक निश्चित समय पर उपस्थित होना जरूरी है। अतुल्यकालिक, इसमें घटना का निश्चित समय में घटित होना जरूरी है, जरूरी नहीं है। घटना घटित होने के समय प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता का एक निश्चित समय में उपस्थित होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, फिर आपको बिल्कुल भी समझाने की जरूरत नहीं होगी। तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक दोनों को समझाने का मैं एक तरीका बता देता हूं। हम वीडियो कॉल करते हैं, देखो एक तो वीडियो कॉल करते हैं हम, ठीक है। एक लाइव क्लास लेते हैं हम, एक रिकॉर्डेड क्लास है। जो लाइव क्लास है, जो वीडियो कॉल है, वो किसका एग्जाम्पल है? तुल्यकालिक क्लास का एग्जाम्पल है। अब ये तुल्यकालिक का कैसे है? आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो आपकी वीडियो कॉल पर बात कब हो पाएगी? जब आप प्रेषक और सामने वाला जिसको आपने कॉल किया प्राप्तकर्ता दोनों एक निश्चित समय पर उपस्थित होंगे। भाई आपने वीडियो कॉल किया, सपोज दैट आपके किसी भी दोस्त को किया या फिर मेरे को किया, आपके और मेरे बीच में वीडियो कॉल हो रहा है, हम बातें कर रहे हैं, तो हमारी बातें कंप्लीट कब होंगी? जब एक निश्चित समय पर आप और मैं दोनों उपस्थित होंगे, ठीक है। तो जो तुल्यकालिक सिग्नल होता है, जो तुल्यकालिक कम्युनिकेशन होता है, इसमें एक निश्चित समय में घटना घटित होती है, ठीक है। दूसरा, इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का एक निश्चित समय पर उपस्थित होना जरूरी होता है। सपोज दैट हमने 10:10 पर आपस में वीडियो कॉल किया तो फिक्स 10:10 पर वो घटना घटित होगी। 10:10 पर आपका और मेरा दोनों का उपस्थित होना जरूरी होगा। तो यहां पर क्या होता है? घटना एक निश्चित समय में घटित होती है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का उपस्थित होना जरूरी होता है। बिल्कुल सेम सीन लाइव क्लास में होता है। सपोज दैट मैं 10:30 बजे लाइव क्लास चलाता था पहले, तो 10:30 बजे एक निश्चित समय पर घटना घटित होना शुरू होती है। 10:30 बजे से भाई लोगों 10:30 बजे से क्लास होना शुरू हो रही है, तो 10:30 बजे से जो घटना है वो घटित होना शुरू हो रही है। फिर आपका और मेरा दोनों का एक निश्चित समय पर उपस्थित होना जरूरी है। भाई लाइव क्लास ले रहा हूं तो मैं भी उस टाइम उपस्थित होऊंगा, फिक्स 10:30 बजे, और फिक्स 10:30 बजे आपको भी उपस्थित होना होगा यदि आप लाइव क्लास को कंप्लीट करना चाहते हो। तो लाइव क्लास और वीडियो कॉल है वो तुल्यकालिक कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। इसमें घटना एक निश्चित समय में घटित होती है, प्रेषक प्राप्तकर्ता दोनों का होना एक निश्चित समय पर उपस्थित होना जरूरी होता है। उसके बाद हम बात करें अतुल्यकालिक। अतुल्यकालिक के दो सबसे प्यारे एग्जाम्पल है। पहला, रिकॉर्डेड क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं, या फिर मैं आपको वीडियो या रिकॉर्डिंग करके भेज दूं, ठीक है। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया फिर भेज दिया, मैंने फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड किया फिर भेज दिया, मैंने कोई मैसेज किया फिर भेज दिया, ठीक है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया फिर भेज दिया। तो ये सारा सब कुछ किसका एग्जाम्पल है प्यारे साथियों? अतुल्यकालिक का है। इसमें जो घटना है वो एक निश्चित समय पर घटित नहीं होती, ठीक है। दूसरा, इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का एक निश्चित समय में उपस्थित होना भी जरूरी नहीं है। इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक घटना का निश्चित समय में घटित होना जरूरी नहीं है, क्यों? भाई हो सकता है कि मैं इस क्लास को 5 दिन बाद अपलोड करूं, हो सकता है कि मैं जस्ट 10 मिनट बाद अपलोड कर दूं, हो सकता है कि मैं 1 घंटे बाद अपलोड करूं। तो भाई क्या पता कि वो घटना कब घटित हो रही है, उसका एक निश्चित समय नहीं है। मेरा मूड बना कि यार मैं शाम को जो 6:30 बजे वाली क्लास है ना वो 2 बजे रिकॉर्ड करूंगा, फिर मेरा मूड बन गया यार 2 बजे तक क्या करेंगे, 12:30 बजे से स्टार्ट कर देते हैं। फिर मेरा मूड बना कि यार आज तो रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, कल रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर जो घटना है
वो एक निश्चित समय में घटित नहीं हो रही। मैंने एक क्लास रिकॉर्ड कर दिया, अपलोड कर दूंगा, अब आप चाहे उसको कभी भी देखो। कुछ लोग तुरंत देख लेंगे, कुछ लोग 12-1 बजे देखेंगे, कुछ लोग कल भी देखेंगे, कुछ लोग 2-4 दिन बाद में भी देखेंगे, ठीक है, कुछ लोग देखेंगे भी नहीं। तो यहां पर प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का एक निश्चित समय में उपस्थित होना जरूरी नहीं होता है, और घटना भी एक निश्चित समय में घटित नहीं होती। तो जो तुल्यकालिक होता है उसमें घटना एक निश्चित समय में घटित होती है, प्रेषक प्राप्तकर्ता दोनों का एक निश्चित समय में उपस्थित होना जरूरी होता है। अतुल्यकालिक में घटना एक निश्चित समय में घटित नहीं होती, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों का एक निश्चित समय में उपस्थित होना भी जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है। तो प्यारे साथियों, कंप्यूटर की शुरुआत करूं इससे पहले मैं आपको 3 से 4 मिनट का समय दे रहा हूं। 4 मिनट का समय आपके पास, एक बार फुल स्पीड से इस क्लास का आप रिवीजन कर लो प्यारे साथियों। 4 मिनट का समय दे रहा हूं, 1.75 या 2 की स्पीड करो और फुल स्पीड से सुन लो इस क्लास को, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ाया था इसमें एनालॉग और डिजिटल दो ही ऐसे ऑप्शन है जहां पर आपको समझने की जरूरत है, जिसको आपको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। बाकी का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा समझने का भी नहीं है, बहुत ज़्यादा याद करने का भी नहीं है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। फिर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, भाई व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछो, ठीक है। तो अब आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है।
चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। रिवीजन हो गया होगा आप सभी का। चलो अब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। भाई कंप्यूटर क्या होता है, अब सारी कहानी कंप्यूटर की चलेगी। कंप्यूटर शब्द लेटिन भाषा के कंप्यूट से बना हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके 8-10 लाइन खींच लो। कंप्यूटर शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का। सॉरी, जो कंप्यूटर शब्द है लेटिन भाषा के कंप्यूट से बना हुआ है। तो यहां पर आपको पता चला होगा कंप्यूटर तो इंग्लिश भाषा का शब्द है, ठीक है। इसको हिंदी में संगणक कहते हैं, संगणक, ठीक है। कंप्यूट लेटिन भाषा का शब्द है। किसका? लेटिन भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले क्या है? कंप्यूट है लेटिन भाषा का शब्द। सबसे पहले लेटिन भाषा का कंप्यूट शब्द आया। कंप्यूट शब्द से अंग्रेजी भाषा का कंप्यूटर शब्द आया। कंप्यूटर से हिंदी भाषा का संगणक शब्द आया। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे साथियों, संगणक हिंदी में बोलते हैं, कंप्यूटर इंग्लिश में बोलते हैं, कंप्यूटर लेटिन भाषा में बोलते हैं। तो जो कंप्यूटर शब्द है वो लेटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। अब कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना। क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। यह अभिकलन यंत्र है, मतलब प्रोग्रामेबल मशीन है। ये प्रोग्रामेबल मशीन का मतलब है कि जो कंप्यूटर है वो प्रोग्राम को कंप्लीट करने का काम करता है, प्रोग्रामिंग करने का काम करता है। इसलिए इसको अभिकलित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकलित्र भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात प्यारे साथियों, संगणक हिंदी में, कंप्यूटर इंग्लिश में और कंप्यूट लेटिन भाषा में। कंप्यूटर शब्द है जो लेटिन भाषा की कंप्यूट से बना हुआ है। कंप्यूट का मतलब होता है प्यारे साथियों गणना करना या कैलकुलेशन करना। यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि कंप्यूटर लेटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूट का अर्थ क्या है? तो कंप्यूट का अर्थ है कैलकुलेशन करना, गणना करना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर लेता है, इसलिए इसको हम अभिकलित्र मशीन भी कहते हैं। कुछ कुछ किताबों में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के कंप्यूटरे से भी मानी गई है। ये नोट वाली बात है, ये स्पेशली तरीके से ध्यान रख लेना कि कुछ कुछ किताबों में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के कंप्यूटरे से भी हुई है। लेकिन यदि पर्सन में कंप्यूटरे और कंप्यूटर दोनों शब्द या दोनों ऑप्शन दिखाई दे तो आपको वहां पर कंप्यूट करना है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कुछ कुछ किताबों में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के कंप्यूटरे से भी बताई गई है, कुछ कुछ किताबों में कंप्यूट से बताई गई है। यदि क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, ऑप्शन ए आ जाए कंप्यूटरे, ऑप्शन बी आ जाए कंप्यूट, तो आपको वहां पर कंप्यूट को करना है, ना कि कंप्यूटरे को। कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है जो लाइट से चलता है, विद्युत से चलता है, जो गणना करने के प्रयोग में आता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रयोगकर्ता से डेटा और निर्देशों के रूप में इनपुट प्राप्त करता है। एक बार इनपुट डेटा प्राप्त होने के बाद वह डेटा की प्रोसेसिंग शुरू कर देता है और उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार उसे आउटपुट देता है। ठीक है, अब ये जो सारी कहानियां उसको मैं इस डायग्राम से समझाता हूं। कंप्यूटर क्या करता है प्यारे साथियों? सबसे पहले प्रयोगकर्ता से इनपुट लेता है, हमारे से निर्देश लेता है कि कंप्यूटर को काम करना है क्या है। तो हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, सबसे पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं कि भाई तेरे को ये काम करना है। जैसे कैलकुलेटर खोला हमने, 5 + 4 + 3 + 2, ये हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर में इनपुट कर दिया, उस कैलकुलेटर में इनपुट कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, डाटा इनपुट कर दिया और उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई तेरे को इनको जोड़ने का काम करना है। बीच में हमने माइनस लगा के 8 हो लिख दिया, उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई शुरू में 3 बार आपको जोड़ना है और 1 बार आपको घटाना है। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा इस काम को, इस काम की क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, मतलब इस काम को करना शुरू करेगा। जैसे रिजल्ट होगा तैयार, तुरंत हमें आउटपुट दे देगा कि भाई आपका जो ये क्वेश्चन था इसका ये आंसर है। तो कंप्यूटर 3 चरणों में काम कर रहा है। पहला, इनपुट ले रहा है प्रयोगकर्ता से। दूसरा, जो प्रयोगकर्ता से इनपुट लिए उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है। और तीसरा, जो रिजल्ट बना है उसे प्रयोगकर्ता को आउटपुट कर रहा है। तो कंप्यूटर 3 चरणों में काम कर रहा है। पहला इनपुट, जिसमें प्रयोगकर्ता से इंस्ट्रक्शन ले रहा है। दूसरा आउटपुट प्रोसेसिंग, जिसमें प्रयोगकर्ता का जो इनपुट था उसको प्रोसेसिंग कर रहा है, उस काम को कर रहा है।
और तीसरा आउटपुट, जो रिजल्ट बना है उसे वापस प्रयोगकर्ता को दे रहे हैं। कंप्यूटर के 3 बुनियादी कार्य, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन भी कह सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन हम किसको कहेंगे प्यारे साथियों? कंप्यूटर को कहेंगे। कंप्यूटर की परिभाषा चाहो तो याद कर लो। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिक अनुसंधान, शोध आदि में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होता है, डेटा का सूचना में परिवर्तित करता है। तो सबसे मेन बात यही है प्यारे साथियों कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। कंप्यूटर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करने का काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि कंप्यूटर किन 2 इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बना हुआ है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर 2 तरीके के हो गए, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया और मेमोरी हो गया। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो केवल आपको यह ध्यान रखना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का क्या है? एक संयोजन है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करने का काम करता है। तो कंप्यूटर प्यारे साथियों किस किस का संयोजन है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर की डेफिनेशन दी गई कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर डाटा को केवल प्रोसेस ही नहीं करता बल्कि यह डाटा को रिट्रीव भी करता है, अर्थात जब भी जैसी भी आवश्यकता हो तब डाटा को इसकी मेमोरी से बाहर निकालकर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, रिट्रीव का मतलब है प्यारे साथियों डाटाओं का 2-3 बार, जितनी बार चाहो उतनी बार आप यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं हम रिट्रीव। कंप्यूटर डाटा को केवल प्रोसेस ही नहीं करता बल्कि डाटा को रिट्रीव भी करता है। यदि आपको जरूरत पड़े तो आप डाटाओं का दोबारा उपयोग कर सकते हो, यदि आपको जरूरत पड़े तो डाटाओं को तीसरी बार उपयोग कर सकते हो। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर है डाटाओं को प्रोसेस करने का काम करता है। साथ ही साथ यदि आपको जितनी बार डाटा चाहे तो आप उतनी बार ही उन डाटाओं का दोबारा से उपयोग कर सकते हो। तो कंप्यूटर डाटाओं को केवल प्रोसेस ही नहीं करता बल्कि डाटा को रिट्रीव करने का भी काम करता है। कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम अबेकस नामक एक डिवाइस का आविष्कार हुआ था। तो कंप्यूटर का जो विकास है वो कहां से शुरू हुआ है? अबेकस के साथ शुरू हुआ है। अबेकस को सोरोबान के नाम से भी जाना जाता है। भाई कंप्यूटर की शुरुआत कहां से हुई है? कंप्यूटर के विकास की शुरुआत कहां से हुई है? अबेकस से हुई है। अबेकस को सोरोबान के नाम से भी जाना जाता है। इस डिवाइस की मदद से बिना कॉपी, पेन या कैलकुलेटर के गणितीय क्रियाओं को किया जाना संभव है। तो बस आप इतना याद करो प्यारे साथियों सबसे पहले कि कंप्यूटर का विकास कहां से हुआ था? अबेकस से हुआ था। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस था, जिसको हम सोरोबान के नाम से भी जानते हैं। और ये जो अबेकस कंप्यूटर था इसका सबसे पहले प्रयोग क्या किया जाता था? गणितीय क्रियाओं को करना, स्पेशली कैलकुलेटर के रूप में काम लिया जाता था इसको। तो जो अबेकस था वो पहला कंप्यूटर था जो क्या काम करता था प्यारे साथियों? गणितीय क्रियाएं, स्पेशली कैलकुलेटर के रूप में काम करता था। किसके रूप में? कैलकुलेटर के रूप में काम करता था। 1822 में पास्कल द्वारा पास्कल लाइन डिवाइस का निर्माण किया गया जिसका उपयोग केवल जोड़ने व घटाने के लिए किया जाता था, इसलिए पास्कल लाइन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों सबसे पहले अबेकस आया जिसको नोरबॉक्स के नाम से जानते हैं, जो गणितीय क्रियाएं स्पेशली कैलकुलेटर का काम करता था। उसके बाद 1822 में पास्कल के द्वारा पास्कल लाइन एक डिवाइस का निर्माण किया गया और जो ये पास्कल लाइन डिवाइस थी ये केवल और केवल जोड़ने घटाने का काम करता थी, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी कह दिया। तो 1882 में पास्कल के द्वारा एक पास्कल लाइन डिवाइस का निर्माण किया गया। जो ये पास्कल लाइन डिवाइस थी ये जोड़ने घटाने का काम करती थी, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी कहने लग गए। चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। यह मशीन पूर्णतः स्वचालित थी तथा गणितीय क्रियाओं को बड़ी सरलता से हल करती थी। इस मशीन की गति 60 गणनाएं प्रति मिनट थी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया प्यारे साथियों? चार्ल्स बेबेज ने किया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। जो एनालिटिकल इंजन था वो क्या थी?
एक पूर्णतः स्वचालित मशीन थी जो बहुत बड़ी गणितीय क्रियाओं को मात्र कुछ सेकंड में सॉल्व कर देती थी। एनालिटिकल इंजन की जो स्पीड थी वो प्यारे साथियों 60 गणनाएं प्रति मिनट थी, मतलब एक गणना को कंप्लीट करने वो मात्र 1 सेकंड का समय लेती थी। चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों कंप्यूटरों के बारे में कि कौन कौन से कंप्यूटर थे, किस तरीके से थे। मार्क फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क फर्स्ट के बारे में। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर डॉक्टर हॉवर्ड ए एल्किन ने IBM के साथ मिलकर एक स्वचालित गणना करने वाली मशीन को विकसित किया। मार्क फर्स्ट दुनिया का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, क्योंकि इसमें विद्युत एवं यांत्रिक दोनों ही प्रकार के उपकरण लगे थे। इसके द्वारा जोड़ बाकी गुणा भाग काम किया जाता था। तो सबसे पहली बात प्यारे साथियों, मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था, मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था इसका आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर हॉवर्ड ए एल्किन ने किया था। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर हॉवर्ड ए एल्किन ने किया। किसके साथ मिलकर किया? IBM के साथ मिलकर किया। अब IBM क्या है हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से इसके बारे में, लेकिन अब हम इतना ही पढ़ लेते हैं कि मार्क फर्स्ट कंप्यूटर IBM के साथ मिलकर डॉक्टर हॉवर्ड ए एल्किन ने बनाया। यह एक स्वचालित मशीन थी। मार्क फर्स्ट दुनिया का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट टाइप का भी कि दुनिया का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? मार्क फर्स्ट था, क्योंकि इसमें विद्युत एवं यांत्रिक दोनों प्रकार के उपकरण लगे हुए थे। इसके द्वारा जोड़ बाकी गुणा और भाग का काम किया जाता था। तो मार्क फर्स्ट का आविष्कार किसने किया, किसके साथ मिलकर किया? दुनिया का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? मार्क फर्स्ट को किस किस में काम लिया जाता था? तो मार्क फर्स्ट को जोड़ बाकी गुणा भाग में काम लिया जाता था। उसके बाद हम ENIAC के बारे में बात करते हैं कि ENIAC क्या है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है प्यारे साथियों। ENIAC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब है न्यूमेरिकल, आई का मतलब है इंटीग्रेटर, ए का मतलब है एंड और सी का मतलब है कंप्यूटर। ठीक है भाई लोगों, आपको पता होना चाहिए ENIAC का फुल फॉर्म। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब है न्यूमेरिकल, आई का मतलब है इंटीग्रेटर, ए का मतलब है एंड और सी का मतलब है कंप्यूटर। यह पहला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह बात आपको पता होनी चाहिए प्यारे साथियों कि पहला आम उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। ENIAC पहला आम उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह एक पूर्ण ट्यूरिंग वाली डिवाइस कंप्यूटर था, वाला डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, तो पूर्ण ट्यूरिंग वाला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था प्यारे साथियों? पहला पूर्ण ट्यूरिंग वाला डिजिटल कंप्यूटर कौन था? ENIAC था, जिसे संगणना की संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए पुनः प्रोग्रामित किया जा सकता है। यह कंप्यूटर का निर्माण अमेरिका की सेना के उपयोग के लिए किया गया था। भाई 2017 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका की सेना के लिए उपयोग में लाने के लिए, अमेरिका की सेना की हेल्प करने के लिए कौन से कंप्यूटर का विकास किया गया था? तो अमेरिका की सेना की सहायता करने के लिए प्यारे साथियों ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जो कि एक पूर्ण ट्यूरिंग वाला डिजिटल कंप्यूटर था। और ENIAC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं EDSAC के बारे में। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, डी का मतलब है डिले, एस का मतलब है स्टोरेज, ए का मतलब है ऑटोमेटिक और सी का मतलब है कंप्यूटर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, डी का मतलब डिले, एस का मतलब स्टोरेज, ए का मतलब ऑटोमेटिक और सी का मतलब कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर 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 कैलकुलेटर। तो फिर से रिपीट करते हैं, EDSAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, डिले, स्टोरेज, ऑटोमेटिक, कैलकुलेटर। यह सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था, यानी कि इस कंप्यूटर पर पहली बार प्रोग्रामों को चलाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? तो प्यारे साथियों सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था, उसका नाम था EDSAC। तो EDSAC था जो सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था। क्या था? सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था।
EDVAC, इसका फुल फॉर्म क्या है प्यारे साथियों? E का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, D का मतलब है डिस्क्रीट, V का मतलब है वेरिएबल्स, A का मतलब है ऑटोमेटिक, C का मतलब है कंप्यूटर। ठीक है, तो EDVAC का भी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद करना है। इसमें अंक गणितीय क्रियाओं हेतु बाइनरी अंक प्रणाली का प्रयोग किया गया था। इस वाले कंप्यूटर में प्यारे साथियों सबसे पहले अंक गणितीय क्रियाओं के लिए बाइनरी अंक प्रणाली का प्रयोग किया गया था तथा निर्देशों को भी डिजिटल प्रारूप में संग्रहित किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों यूनिएक के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक और यूनिवर्सल। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या हुआ प्यारे साथियों? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह दुनिया का सबसे पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। उसके बाद हम ब्लेज पास्कल के बारे में बात करें तो ब्लेज पास्कल द्वारा प्रथम अंकीय गणना मशीन बनाई गई थी। ब्लेज पास्कल के द्वारा पहली अंकीय गणना मशीन बनाई गई थी। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। 1927 में लंदन व न्यूयॉर्क के बीच में प्रथम सार्वजनिक रेडियो टेलीफोन का प्रयोग शुरू हुआ था। 1940 में टेलीविजन से संगीत प्रसारण शुभारंभ हुआ था। 1958 में जापान में एनईसी में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर NEC 1101 व 1102 विकसित किया गया था। तो 1958 में जापान NEC में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर NEC 1101 और NEC 1102 विकसित किया गया था। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के कार्यों के बारे में कि कंप्यूटर के कार्य क्या क्या हैं। तो ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट वे में समझा देता हूं। प्यारे साथियों, कंप्यूटर के मेनली केवल 4 काम होते हैं। कंप्यूटर के ओवरऑल कंप्लीटली रूप से 4 काम होते हैं। पहला होता है डाटा कलेक्शन करना, डाटाओं को इकट्ठा करना, मतलब इनपुट का काम करना। दूसरा होता है डाटाओं को स्टोर करना, जो डाटा इनपुट हुए हैं उन सभी को स्टोर करना, उन सभी को संग्रहित करना, दोबारा से जरूरत पड़े तो उनका उपयोग करने के लिए। उसके बाद डाटाओं को प्रोसेस करना। आपने जिस तरीके से डाटा इनपुट किए हैं, आपने कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उन इंस्ट्रक्शनों के अकॉर्डिंग डाटाओं की प्रोसेसिंग करना, और डाटाओं की प्रोसेसिंग के बाद में जो रिजल्ट बना है उस रिजल्ट को वापस प्रोग्रामर तक पहुंचाना। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 काम करता है। पहला काम करता है प्यारे साथियों डाटाओं को कलेक्ट करने का, डाटाओं के इनपुट का, ठीक है, डाटाओं को लेने का। जो प्रोग्रामर है वो क्या करता है? डाटा इनपुट करता है, और कंप्यूटर प्रोग्रामर के द्वारा जो डाटा इनपुट किए गए हैं उनको इकट्ठा करता है। दूसरा डाटाओं का स्टोर करना, डाटाओं को एक लंबे समय के लिए स्टोर करना, एक शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करना, दोबारा से जरूरत पड़े जिससे कि हम उन डाटाओं का उपयोग कर सकें। तीसरा, आपने जो डाटा इनपुट किया है, प्रोग्रामर ने जो डाटा इनपुट किया है, डाटा इनपुट के दौरान प्रोग्रामर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उन इंस्ट्रक्शनों के अकॉर्डिंग उन डाटाओं की प्रोसेसिंग करना। ठीक है, डाटाओं की प्रोसेसिंग हो गई, उसके बाद में जो रिजल्ट बना है उस रिजल्ट को आउटपुट के तौर पर प्रोग्रामर को देना। और प्यारे साथियों, इसको आपको सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले होता है डाटा कलेक्शन का काम, जिसमें इनपुट इंक्लूड होता है। उसके बाद होता है प्यारे साथियों, आप यहां पर इनपुट लिख सकते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर का सबसे पहला काम होता है डाटा कलेक्शन, जिसको हम इनपुट बोल सकते हैं। उसके बाद होता है डाटा स्टोरेज, फिर उसके बाद होता है प्रोसेसिंग, और उसके बाद होता है आउटपुट। ठीक है, ये यहां पर भी ये ही लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। प्यारे साथियों, कंप्यूटर की बहुत खास खास विशेषताएं हैं, उन सभी को हम यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे साथियों कंप्यूटर की विशेषताओं में स्पीड। कंप्यूटर की जो स्पीड है ना वो बहुत तेज होती है। आप खुद इस चीज को अच्छे से जानते होंगे कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, कंप्यूटर की जो काम करने की स्पीड है ना, वो कितनी तेज होती है। कंप्यूटर की गति को MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की काम करने की स्पीड बहुत ही तेज होती है, वो बहुत लंबे चौड़े काम को मात्र कुछ सेकंड में कंप्लीट कर देता है। कंप्यूटर की गति को मापने के लिए प्यारे साथियों MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड का उपयोग करते हैं। उसके बाद सटीकता,
कंप्यूटर में जो काम करने की एक्यूरेसी होती है वो 100% होती है। मतलब यदि आप कोई भी कंप्यूटर से काम करवाओगे तो वो 100% ठीक होगा। जैसे हम कैलकुलेटर से जोड़ते हैं तो उसमें गलती होने की थोड़ी सी ज़्यादा संभावना होती है। हम जो जोड़ते हैं उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन यदि हम यही काम कंप्यूटर से करवाएं तो उसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल जीरो होती है। उसके बाद होता है ऑटोमेशन, जिसको हम स्वचालितता कहते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा डाटा एवं निर्देश देने पर कंप्यूटर स्वयं निर्देशानुसार पूरी सटीकता एवं शुद्धता के साथ काम करता है। डाटा को स्टोर करना, कंप्यूटर भी उच्च भंडारण क्षमता होती है। सामान्यतः कंप्यूटर में डेटा भंडारण के लिए एसएसडी या एचडीडी का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट में मापा जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी, गोपनीयता। कंप्यूटर में डाटा को बिल्कुल सुरक्षित रखा जा सकता है एवं डाटा को गोपनीय रखने को का भी सबसे सुरक्षित स्थान होता है। भाई कंप्यूटर में आप डाटाओं को बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हो। आपकी 20 साल पुरानी फोटो भी आज कंप्यूटर में होंगी, ठीक है। यदि आप उनको गोपनीय रखना चाहते हो, आप पासवर्ड लगा सकते हो, जैसे आप सभी के फोन में पासवर्ड होगा। विश्वसनीयता, कंप्यूटर के काम के ऊपर हमें ऑलवेज विश्वास होता है कि कंप्यूटर जो काम करेगा वो बिल्कुल 100% ठीक करेगा। पुनरावृत्ति, कंप्यूटर का जो काम है उसको आप कितनी बार भी करवा लो, भाई हर बार एक तो उसका रिजल्ट सेम आएगा जो हमें विश्वसनीयता के बारे में बताएगा। कंप्यूटर कभी नहीं थकता प्यारे साथियों। 2+2 इसको आप पाए चाहे 50,000 बार करवा लो, कंप्यूटर से 2+2 को आप चाहे 50,000 बार करवा लो, ना तो कंप्यूटर आप पर गुस्सा करेगा और ना वो कभी थकेगा। प्रतिभा, कंप्यूटर के द्वारा आप किसी भी प्रकार का काम करवा सकते हैं। परिश्रमी, भाई कंप्यूटर से आप कितने लंबे समय तक काम कराओ कभी नहीं थकेगा। शीघ्र निर्णय, कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देशों के आधार पर कार्य करता है, इसलिए यह शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग करते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में उपयोग करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में उपयोग करते हैं, सरकारी कार्यालयों में मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग करते हैं, रक्षा व सैन्य क्षेत्र में उपयोग करते हैं, संचार एवं मार्केटिंग में उपयोग करते हैं, विज्ञान अनुसंधान उद्योग में उपयोग करते हैं, रक्षा एवं सैन्य क्षेत्र में उपयोग करते हैं। अब उसके बाद आती है कंप्यूटर की पीढ़ियां, जिसको हम कंप्यूटर जनरेशन बोलते हैं। ये पढ़ेंगे हम प्यारे साथियों कल वाली क्लास में, ठीक है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें थी जो बहुत ज्यादा काम की थी, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब हम जो कंप्यूटर जनरेशन पढ़ने वाले ना प्यारे साथियों, यहां से कहानी शुरू हो जाती है आपके रट्टा मारने की, रटने की, आपके भेजे को काम लेने की, जिसकी शुरुआत करने वाले हम कल, ठीक है। तो ये जो आज वाली क्लास है ना, इसको तो आप 100% तरीके से आज ही कंप्लीट कर दो, इस तरीके से कि दोबारा ये आपको ना पढ़नी पड़े। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ कल वाली क्लास में।